बच्चों आज मैं आपसे कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 5 व्यवसाय की उभरती पद्धतियों के अंतर्गत बाह्य स्रोतीकरण पर चर्चा करूंगा। आइए प्रारंभ करते हैं बाह्य स्रोतीकरण। देखिए बाह्य स्रोतीकरण क्या होता है, सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं। देखिए कोई भी फर्म जो होती है वह अपने कुछ मुख्य कार्य तो खुद करती है, लेकिन जो अन्य कार्य होते हैं, जो द्वितीयक कार्य होते हैं, उनको किसी दूसरी फर्म से करवा लेती है। द्वितीयक कार्य जो होते हैं वो क्या करती है, उनको किसी दूसरी फर्म से करवा लेती है जो कि उन कार्यों को करने में विशेषज्ञ है। इसे कहा जाता है बाह्य स्रोतीकरण। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं दवा का निर्माण करने वाली कंपनी चलाता हूं, दवा का हम निर्माण करते हैं। अब दवा को भरने के लिए हमें कहीं की आवश्यकता होती है, बोतल की। ठीक है, अब या तो हम जो ये बोतल का प्लांट है ये खुद लगाएं, खुद उसका संचालन करें, और इसमें हमें विशेषज्ञता तो हासिल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ये बोतल दूसरी फर्म से तैयार करवाएंगे। इसका कार्य किसे दे देंगे, दूसरी फर्म को दे देंगे। और हमारा मुख्य कार्य क्या है, दवा निर्माण करना। तो हम हमारा सारा ध्यान किस पर लगाएंगे, दवा निर्माण करने के कार्य पर लगाएंगे। और ये बोतल बनाने का काम कौन करेगा, दूसरी फर्म करेगी, जो कि बोतल बनाने के कार्य में क्या है, विशेषज्ञ है। इस प्रकार हमारे को बोतल प्राप्त हो जाएगी और हमारे जो दवा निर्माण का काम है वो भी चलता रहेगा, और हमारी जो पैकिंग है बोतल में हम करके जो दवा है वो ग्राहकों तक पहुंचा देंगे। इस प्रकार हमने क्या किया, अपनी बोतल बनाने के काम का बाह्य स्रोतीकरण किया। देखिए अब बाह्य स्रोतीकरण दो प्रकार से होता है, एक तो होता है स्थानीय और एक होता है ग्लोबल, वैश्विक स्तर पर। यदि यह जो दूसरी फर्म है यह दूसरे देश की है, यह दूसरे देश की है, तो यह वैश्विक बाह्य स्रोतीकरण कहलाता है। जबकि यदि यह फर्म हमारे खुद के देश की है, स्थानीय है, तो यह स्थानीय बाह्य स्रोतीकरण कहलाता है। अब इसे देख लेते हैं बच्चों। व्यवसाय को कुशलता पूर्वक चलाने के लिए अनेक क्रियाएं करनी पड़ती है, कई क्रियाएं करनी पड़ती है। उत्पादन भी करना पड़ता है, विपणन भी करना पड़ता है, उसके साथ ही वितरण भी करना पड़ता है, क्रय भी करना पड़ता है। तो कई चीजों पर ध्यान देना होता है। व्यवसाय के बढ़ने पर व्यवसायी सभी क्रियाएं नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में द्वितीय क्रियाएं गैर मुख्य व बाद में कुछ मुख्य गतिविधियों को संविदा या अनुबंध के आधार पर संगठन के बाहर से विशेषज्ञ व्यक्तियों, फर्मों से करवाया जाता है। देखिए जब आकार छोटा होता है तब तो सारे काम एक फर्म कर लेती है, हर प्रकार के काम कर लेगी, वस्तु का उत्पादन भी कर लेगी, उसकी पैकिंग से संबंधित कार्य भी वह कर लेती हैं। लेकिन जब फर्म का आकार बहुत बढ़ जाता है तो वह मुख्य कार्य के अलावा जो अन्य द्वितीय कार्य होते हैं उनको करने के लिए अन्य फर्मों से क्या कर लेती है, संविदा कर लेती है, उनसे अनुबंध कर लेती है, उनसे कार्य करवाती है। और वो कौन सी फर्में होती है, वो उन कार्यों की विशेषज्ञ फर्में होती है। यही बाह्य स्रोतीकरण कहलाता है। और जो ये कार्य है यही क्या कहलाता है, बाह्य स्रोतीकरण कहलाता है। मान लीजिए किसी संस्था को कभी किसी कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़े। अब रोज रोज तो उसको ऐसा करना नहीं होता कि रोज कानूनी लफड़ों में फंसना पड़ता है, उसको कभी कभी ही ऐसी स्थिति से गुजरना होता है। तो वह क्या करेगी, किसी वकील से अपनी सलाह लेने का कार्य करेगी, कानूनी सलाह लेने का। तो यह क्या हुआ, उसने कानूनी सलाह देने का कार्य किसे दे दिया, एक वकील को दे दिया। तो यह ठेके पर उसने काम करवाया, बाहर से काम करवाया। तो यह कहलाता है बाह्य स्रोतीकरण। और वकील क्या है, अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ व्यक्ति है। तो इस प्रकार विशेषज्ञ व्यक्तियों और फर्मों से यह कार्य करवाया जाता है। व्यावसायिक फर्में अब सभी कुछ स्वयं करने के स्थान पर बाह्य स्रोतीकरण को अपनाकर अपनी उन प्रक्रियाओं को जिनका अन्य द्वारा कुशलतापूर्वक एवं प्रभावपूर्ण तरीके से निष्पादन किया जा सकता है को उनके द्वारा पूर्ण करवाने लगी है। अब देखिए बोतल बनाने का काम यदि हम करते तो हमें
क्या करना पड़ता, अपने दवा निर्माण के काम से ध्यान हटाना पड़ता। हम दवा निर्माण के काम से क्या करते, ध्यान हटाकर बोतल का निर्माण करते। अब दूसरी फर्म जो है वह बोतल बनाने के काम में क्या है, कुशल है, और वह कम लागत में बोतल का निर्माण करके हमें दे सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमने ये जो काम किससे करवाया, दूसरी फर्म से करवा लिया, और यह जो फर्म थी यह अपने कार्य में कुशल थी, हमारा काम आसानी से हो गया। आगे देखते हैं बच्चों, मुख्य तथ्य। बाह्य स्रोतीकरण में संविदा बाहर प्रदान करना सम्मिलित होता है। देखिए, संविदा बाहर प्रदान करना शामिल होता है। एक अस्पताल है, एक हॉस्पिटल है। अब देखिए, अस्पताल के अंदर क्या है कि मुख्य कार्य क्या है, चिकित्सा प्रदान करना। अब यहां पर कई कार्य हैं, आपने देखे होंगे, इसमें सफाई का काम भी होता है। यह कार्य बाहर से करवा लिया जाता है आजकल। पहले सफाई कर्मी खुद के लगाए जाते थे अस्पतालों में, लेकिन अब वो क्या करते हैं, सफाई का काम ठेके पर दे देते हैं। साथ ही साथ इसमें कैंटीन का काम भी ठेके पर दे दिया जाता है। सुरक्षा का काम भी आजकल क्या है, ठेके पर दे दिया जाता है, संविदा पर दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से कई जो अन्य कार्य हैं वो संविदा पर बाहर से करवा लिए जाते हैं। तो बाह्य स्रोतीकरण में संविदा बाहर प्रदान करना सम्मिलित होता है। सामान्यतः द्वितीय गैर मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों का ही बाह्य स्रोतीकरण हो रहा है। अब इसी को देख लें, इसी उदाहरण में मुख्य काम क्या है अस्पताल का, चिकित्सा प्रदान करना। मुख्य काम क्या है, चिकित्सा प्रदान करना, और ये जो है कार्य ये उसके लिए द्वितीय कार्य हैं। सफाई व्यवस्था द्वितीय कार्य है, कैंटीन चलाना द्वितीय कार्य है, सुरक्षा द्वितीय कार्य है। तो ये जो द्वितीय कार्य होते हैं ये अन्य फर्मों से, जो सुरक्षा प्रदान करने वाली फर्म है उससे करवा लिया जाए, जो कैंटीन चलाने के लिए उपयुक्त फर्म है उससे काम करवा लिया जाए, जो सफाई कार्य में कुशल फर्म है उससे सफाई का कार्य करवा लिया जाए। तो ये अन्य फर्मों से कार्य करवा लिया जाता है, जो कि द्वितीय कार्य होते हैं उन्हें ही। प्रक्रियाओं का बाह्य स्रोतीकरण आबद्ध इकाई अथवा तृतीय पक्ष का हो सकता है, और प्रक्रियाओं के अंतर्गत जो ये प्रक्रियाएं होती है, व्यवसाय से संबंधित प्रक्रियाएं, इनका बाह्य स्रोतीकरण आबद्ध इकाई अथवा तृतीय पक्ष का हो सकता है। अब ये आबद्ध सेवा प्रदाता कौन से होते हैं, देखिए, आबद्ध सेवा प्रदाता वो होते हैं जो किसी एक ही फर्म को सेवा प्रदान करते हैं। जैसे जीई इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो भारत में स्थापित एक कंपनी है, लेकिन वह अपनी पेरेंटल कंपनी को, अपनी जनक कंपनी जो कि यूएसए में स्थित है, उसको समस्त प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। तो यह आबद्ध सेवा प्रदाता होती है जो कि सिर्फ एक ही फर्म को अपनी सेवा प्रदान कर रही है। इसी प्रकार तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता जो होते हैं वे कुछ कार्यों में विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं, कुछ कार्यों में उन्हें क्या प्राप्त होती है, विशेषज्ञता प्राप्त होती है। और ये भी ऊर्ध्वाधर और समस्तर दो प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। ऊर्ध्वाधर में तो ये एक या दो उद्योगों को ही सेवाएं प्रदान करने का कार्य करते हैं सभी प्रकार की, जबकि समस्तर के अंदर ये कई फर्मों को एक ही प्रकार की सेवाएं प्रदान करने का कार्य करते हैं। आइए देखते हैं। एक आबद्ध सेवा प्रदाता हो, अर्थात ऐसा सेवा प्रदाता जो इस प्रकार की सेवा सिर्फ एक फर्म को उपलब्ध करवाने के लिए ही स्थापित हुआ हो। जीई इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने अभी उदाहरण है। तो ये सिर्फ एक ही फर्म को सेवाएं उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता वह व्यक्ति फर्में होती हैं जिनकी कुछ प्रक्रियाओं में विशेषज्ञता होती है, कुछ प्रक्रियाओं में वो क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, और वह अपनी सेवाएं ग्राहकों के एक बड़े वर्ग को जो कि पूरे उद्योग में फैले होते हैं उपलब्ध करवाती हैं। पूरे उद्योग में जो ग्राहक फैले होते हैं उन्हें वो सेवाएं प्रदान करने का काम करती है। इस तरह के सेवा प्रदाता बाह्य स्रोतीकरण में समस्तर कहलाते हैं। बहुत बड़े वर्ग को, इस फर्म को भी सेवा दे रहे हैं, इस फर्म को भी सेवा दे रहे हैं, इस फर्म को भी दे रहे हैं, और सेवा प्रदान करने वाली एक फर्म है। यानी बहुत सारी फर्मों को ये क्या करते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं। कई प्रकार की सेवाएं जिनमें वो विशेषज्ञ हैं वो प्रदान करने का कार्य समस्तर के अंतर्गत किया जाता है। इसे समस्तर बाह्य स्रोतीकरण कहते हैं।
वह केवल एक या दो उद्योगों में विशेषज्ञ हो सकते हैं और उनके लिए गैर मुख्य से लेकर मुख्य तक अनेकों प्रक्रियाओं का निष्पादन करते हैं। यह ऊर्ध्वाधर कहलाते हैं। देखिए, जो तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता होते हैं उनमें ऊर्ध्वाधर जो होते हैं वो क्या है, एक या दो जो उद्योग होते हैं उनके सभी प्रकार की, चाहे वो मुख्य हो चाहे द्वितीयक हो, कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। उनमें चाहे भर्ती का कार्य हो उनके लिए चाहे विपणन का कार्य हो, उनके लिए वितरण का कार्य हो या विज्ञापन का कार्य हो, ये सभी प्रकार की सेवाओं को प्रदान करने का कार्य करते हैं। जबकि समस्तर जो होते हैं वो एक ही क्षेत्र में, जैसे कोई भर्ती करने में विशेषज्ञ है तो वह कई फर्मों के लिए क्या करेगी, भर्ती करने का कार्य करेगी। इसी प्रकार कोई विज्ञापन में है तो वह क्या करेगी, समस्तर में वह विज्ञापन कई कंपनियों को सेवा प्रदान करने का कार्य करेगी, कई कंपनियों के लिए विज्ञापन तैयार करके उन्हें सेवाएं प्रदान करेगी। ये तो होते हैं समस्तर, जो कि एक या दो क्षेत्रों में ही विशेषज्ञ होते हैं और कई फर्मों को सेवाएं प्रदान करते हैं। जबकि जो ऊर्ध्वाधर होते हैं वो एक या दो उद्योगों को ही कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। उनके लिए भर्ती का काम भी कर देंगे, उनके वितरण में भी सहयोग कर देंगे, उनके लिए विपणन का काम भी करेंगे, उनके लिए विज्ञापन भी तैयार कर देंगे। तो इस प्रकार कई गैर मुख्य और मुख्य कार्यों में ये क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। बाह्य श्रोतीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण है दूसरों की विशेषज्ञता एवं अनुभव का लाभ उठाना। और बाह्य श्रोतीकरण में सबसे मुख्य बात क्या होती है, दूसरों की विशेषज्ञता का लाभ उठाना। जिस कार्य में जो विशेषज्ञ है उसका लाभ उठाना, उसकी विशेषज्ञता के फायदे प्राप्त करना इसका प्रमुख गुण है। बाह्य श्रोतीकरण तेजी से व्यवसाय की एक उभरती पद्धति बनता जा रहा है। और जो बाह्य श्रोतीकरण है यह स्थानीय व्यवसाय में, साथ ही साथ वैश्विक व्यवसाय में भी एक नई तेज उभरती हुई पद्धति के रूप में देखने में आया है। बाह्य श्रोतीकरण का कार्य क्षेत्र, देखिए कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं इसके, वो देख लेते हैं। बाह्य श्रोतीकरण में 4 प्रमुख खंड सम्मिलित होते हैं। संविदा उत्पादन, संविदा पर उत्पादन करना, दूसरी फर्म को उत्पादन से संबंधित कुछ कार्य दे देना। कई कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे देशों में जाकर अपने उत्पादों का उत्पादन करवा रही है, जिसमें रेडीमेड कपड़े तैयार करवाए जाते हैं, जूते तैयार करवाए जाते हैं, घड़ियां तैयार करवाई जा रही हैं, जहां पर ये आसानी से सस्ते मूल्य पर तैयार हो जाती हैं। तो कई फर्में संविदा पर उत्पादन का कार्य कराती हैं, कई फर्में संविदा पर शोध का कार्य भी कराती हैं। यानी कोई नया शोध विकास का कार्य करने के लिए किसी फर्म को जो विशेषज्ञ है उसे क्या कर लेती है, ठेका दे देती है, और वह मुख्य फर्म के लिए क्या है, शोध कार्य करके उसे अनुसंधान की सूचना प्रदान करती है। संविदा विक्रय, आजकल विक्रय काम भी संविदा पर दिया जाने लगा है। फर्में बेचने के लिए कई फर्मों को ठेका दे देती है जो कि उसके उत्पादों को बेचने का कार्य करते हैं। सूचना विज्ञान से संबंधित काम भी अब ठेके पर दिया जाने लगा है। आईटी क्षेत्र से संबंधित कार्यों को भी संविदा पर करवाया जाने लगा है। ये समस्त बाह्य श्रोतीकरण के अंतर्गत आने लगे हैं। बाह्य श्रोतीकरण में इनके अंतर्गत कई प्रकार के काम कई कंपनियां करवा रही है। बाह्य श्रोतीकरण की संरचना, देखिए बाह्य श्रोतीकरण की संरचना को ध्यान से देखिए। ये वैश्विक और स्थानीय, मतलब ग्लोबल भी है, विश्व स्तर पर भी किया जाता है और स्थानीय स्तर पर भी किया जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, गैर सूचना आधारित, यानी जो आईटी पर आधारित नहीं है। दूसरा भाग है आईटी पर आधारित, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित। इसमें भी 2 भाग किए हुए हैं। पार्श्व ग्राहकोन्मुख, पार्श्व का मतलब होता है जो पर्दे के पीछे होता है। पर्दे के पीछे मतलब जो पीछे की तरफ से जो काम होते हैं, जो ग्राहकों के सामने नहीं होते, वो काम इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत गैर सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कार्यों में
शोध एवं विकास का कार्य आता है, साथ ही साथ उत्पादन के कार्य जो कि अन्य फर्मों को ठेके पर दिए होते हैं सम्मिलित होते हैं। जबकि ग्राहकोन्मुख में इसके अंतर्गत विपणन का काम आता है, मार्केटिंग का काम आता है, जिसमें ग्राहकों से सीधा संपर्क होता है, ग्राहकों से नज़दीकी जिसमें सामने आती है। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित में पार्श्व, इसके अंदर भी मुख्य कार्य होते हैं बैंकिंग और बीमा जैसे काम, जो कि कई फर्में आजकल संविदा पर करवाने लगी है। बैंकिंग से संबंधित काम भी, खाते खोलना हो, कैश का लेन देन करना हो, ये कार्य अब क्या होते हैं, संविदा पर करवाए जाते हैं। इसी प्रकार बीमा पॉलिसियां वितरित करनी हो, बेचनी हो, तो ये काम भी संविदा पर करवाए जाने लगे हैं। गैर मुख्य द्वितीय कार्यों में मानव संसाधन और प्रसाधन, यानी कर्मचारियों की भर्ती, उन्हें प्रशिक्षण, ये सारे कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। और इसी प्रकार लेखांकन एवं वित्त का काम भी कई फर्में क्या करवाती हैं, अब संविदा पर करवाने लगी हैं, जिनका यह क्या है, मुख्य कार्य है। लेकिन वह अपने बढ़ते हुए कार्य क्षेत्र को देखते हुए, बढ़ते हुए काम को देखते हुए, ये मुख्य काम भी अब किसी से संविदा पर करवाने लगे हैं, जो कि इसके विशेषज्ञ होते हैं। ग्राहकोन्मुख के अंतर्गत गैर स्वर आधारित और स्वर आधारित, ये दो होते हैं, जो वोवल पे आधारित होते हैं, स्वर आधारित होते हैं। इनके अंतर्गत देखिए, स्वर आधारित के अंदर कॉल सेंटर का आपने नाम सुना होगा, उसको इसमें शामिल किया जाता है। अंतबंध, अंतबंध में होते हैं ग्राहक के प्रश्न व उनकी शिकायतों को सुनना और उन्हें दूर करने का इसमें प्रयास करना। साथ ही बाह्य बंध के अंतर्गत, देखिए बाह्य बंध के अंतर्गत ग्राहक सर्वेक्षण, उनका भुगतान, टेली विपणन, ये कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है, यह बाह्य श्रोतीकरण की एक संरचना है कि अब कौन कौन से कार्य बाह्य श्रोतीकरण के माध्यम से होने लगे हैं। देखिए, गैर सूचना तकनीकी आधारित, प्रौद्योगिकी आधारित कुछ काम किए जा रहे हैं, साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित भी कई कार्यों का बाह्य श्रोतीकरण होने लगा है। आगे देखते हैं बच्चों, बाह्य श्रोतीकरण की आवश्यकता। देखिए, बाह्य श्रोतीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, फर्में जो होती हैं वो कई प्रकार का कार्य करती है, वो मुख्य कार्य भी करती हैं, साथ ही साथ उन्हें कई प्रकार के द्वितीय कार्यों को भी करना होता है। वो जिस कार्य में विशेषज्ञ होती हैं वह वही कार्य अच्छे तरीके से करना चाहती है, लेकिन अन्य कार्यों के कारण वह पूर्ण रूप से अपना ध्यान मुख्य कार्य पर नहीं लगा पाती। ये जो मुख्य काम हैं, जैसे अभी हमने दवा का उदाहरण लिया था, तो किसी कंपनी, किसी फर्म का मुख्य काम है दवा बनाना, लेकिन यह इस दवा बनाने के साथ साथ इसका द्वितीय जो कार्य है वो क्या हो जाता है, इसकी पैकिंग से संबंधित काम हो जाता है। अब यह इसमें विशेषज्ञ नहीं है, यह विशेषज्ञ तो किसमें है, दवा बनाने में है, लेकिन इसे इस पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो इसका जो पूरा ध्यान इस पर लगना चाहिए था वो नहीं लग पाता है, अब उसे इस पर भी ध्यान लगाना होगा। तो बाह्य श्रोतीकरण के माध्यम से वह यह कार्य अन्य फर्म से करवा लेता है। वह क्या करता है, दूसरी फर्म से यह काम करवाकर अपना सारा ध्यान किस पर दे देगा, दवा बनाने पर लगा देगा। ध्यान केंद्रित करना, व्यावसायिक फर्में अपने मुख्य कार्य जिनमें उनके पास विशिष्ट क्षमताएं एवं सामर्थ्य उपलब्ध है में ध्यान केंद्रित कर अन्य बची हुई गतिविधियों को बाह्य श्रोतीकरण कर सकती है। अन्य जो दूसरी गतिविधियां हैं उनका क्या कर सकती है, बाह्य श्रोतीकरण कर सकती है। इस प्रकार व्यवसाय अपने कार्य क्षेत्र को सीमित करना, उन्हें अपना ध्यान और संसाधनों की बेहतर कार्य कुशलता और प्रभावपूर्णता के लिए केंद्रित करता है। अब ये क्या करेगा, अपना जो ये मुख्य कार्य है उस पर अपना पूरा ध्यान लगाएगा और इसी को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। पूरी कार्य कुशलता, प्रभाव क्षमता के साथ इसी को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेगा और अच्छी से अच्छे दवाई का निर्माण करने का वह फर्म क्या करेगी, कार्य करेगी, क्योंकि उसने अपने द्वितीय जो कार्य थे, जो दूसरा कार्य था, वह किसी अन्य फर्म से करा लिया है जो कि उस कार्य में विशेषज्ञ है। उत्कृष्टता की खोज, देखिए जो फर्म होती है वह किसी एक कार्य में उत्कृष्ट होती है, यह एक कार्य में उत्कृष्ट है
और जो दूसरी फर्म है जिससे द्वितीय कार्य करवाए जा रहे हैं वह उस द्वितीय कार्य में क्या है, उत्कृष्ट है। तो क्या होता है, हमें हमारी उत्कृष्टता का भी लाभ मिल गया और दूसरी फर्म की जो उत्कृष्टता थी, जिसमें वह कुशल थी, जिसमें वह विशेषज्ञ थी, उसका भी हमें लाभ प्राप्त हो गया। और यह सब कुछ होता है बाह्य श्रुतिकरण से। फर्म उन गतिविधियों में उत्कृष्टता हासिल कर सकती है जिनमें वह सीमित मात्रा में ध्यान केंद्रित करने के कारण अच्छा कर सकती है। अब इसमें और अधिक, इस कार्य में जो उसका मुख्य कार्य है इसमें वह अधिक उत्कृष्ट हो सकती है, क्योंकि अब उसे अपना सारा ध्यान किस पर लगाना है, इसी पर लगाना है। तो वह अपने मुख्य कार्य में और अधिक कुशलता प्राप्त कर सकती है। वह अपनी बाकी बची हुई गतिविधियों की संविदा उन लोगों को प्रदान कर जो कि उनके निष्पादन में सर्वश्रेष्ठ हैं, अपनी क्षमताओं में विस्तार द्वारा भी उत्कृष्टता हासिल कर सकती है। और अन्य जो द्वितीय कार्य थे इनमें जो कुशल थी, जो इसमें उत्कृष्ट थे, जो इसके विशेषज्ञ थे, उनकी सेवाओं का लाभ लेकर भी उस क्षेत्र में भी वह क्या कर लेती है, उत्कृष्टता प्राप्त कर लेती है। देखिए, इसमें खुद उत्कृष्ट हो गई और इसमें दूसरे की उत्कृष्टता यानी उसकी विशेषज्ञता का फायदा हमने उठा लिया। तो हमारे जो उत्पाद होंगे, हमारा जो काम होगा वो बहुत अच्छी श्रेणी का होगा। आगे देखते हैं बच्चों, लागत की कमी। प्रतिस्पर्धी दबाव के कारण अस्तित्व और लाभप्रदता बनाए रखने का एकमात्र तरीका लागत में कमी करना है होता है। देखिए, यदि आपको प्रतिस्पर्धा में टिकना है तो आपको लागत में कमी करनी होगी। साथ ही साथ लाभप्रदता बनाए रखने के लिए भी आपको लागत में कमी करनी होती है। तो ऐसे में फर्में क्या करती है, जो फर्में होती हैं वे क्या करती हैं, अपने दूसरे कार्य जिनमें उन्हें अधिक लागत आती है, जिनको करने में उन्हें क्या होती है, लागत अधिक आती। मान लीजिए ये दूसरा कार्य था, इसको करने में क्या आती, लागत अधिक आती। ऐसी स्थिति में वह अपनी लागत कम करने के लिए क्या करती है, इस कार्य को किसी अन्य फर्म को दे देती है जो कि कम लागत में निर्माण कर दे। आपने देखा होगा कई जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो क्या करती है, विकासशील देशों में उत्पादन का कार्य करवाती हैं। अपने कुछ प्रोडक्ट विकासशील देशों में जहां पर कम लागत में उत्पाद तैयार हो जाते हैं वहां पर उत्पादन करवाती हैं, जिससे उनकी लागत क्या होती है, कम आती है और वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से प्रतिस्पर्धा में टिक जाती हैं। तो ये जो दूसरी फर्म जो कम लागत में काम कर रही है, इसको काम देकर हम अपनी लागत को कम कर लेते हैं। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण गुणवत्ता में सुधार के अलावा लागत भी कम करते हैं। ऐसा बाह्य श्रुतिकरण साझेदारों को वृहद पैमाने पर उत्पादन के लाभ के कारण होता है। और ऐसा होता है, जो हमारे बाह्य श्रुतिकरण साझेदार हैं उनको जब हम बड़े पैमाने पर उत्पादन का आदेश देंगे तो उनकी क्या होगी, लागत कम आएगी और उससे हमारे को लाभ प्राप्त होगा। हमारी भी लागत कम आने से हम प्रतिस्पर्धा में भी टिक जाएंगे और हमें भी लाभ प्राप्त हो जाएगा। उत्पादन के साधनों की कीमतों में अंतर भी लागत में कमी लाने वाला एक कारक है। अब जो उत्पादन के साधन हैं उनमें जो कीमतें होती हैं, उनकी जो लागत होती है उसमें भी किसी स्थान पर तो अधिक लागत आती है और किसी स्थान पर कम लागत आती है। कुछ विकासशील देश ऐसे हैं जहां पर जो श्रम होता है वो बहुत सस्ते में उपलब्ध हो जाता है। श्रम क्या है, सस्ता है। इसी प्रकार जो कच्चा माल है वह भी क्या है, सस्ता है। तो वहां पर ऐसे देशों में निर्माण करवाना क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। वहां पर वस्तुओं का निर्माण करवाने पर लागत क्या आती है, कम आती है, जिससे फर्म को बहुत अधिक फायदा प्राप्त होता है। तो लागत की कमी के लिए भी बाह्य श्रुतिकरण एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। गठजोड़ द्वारा विकास। देखिए बच्चों, गठजोड़ द्वारा भी विकास बाह्य श्रुतिकरण के माध्यम से होता है। एक फर्म क्या करती है, मान लीजिए ये फर्म है और ये दवाई बनाने का काम करती है, दवा बनाने का काम करती है। अब इसका जो दवा पैकिंग का कार्य है वो द्वितीय कार्य है, वह मुख्य कार्य नहीं है। अब इसे पैकिंग का काम यदि करना है
तो पैकिंग के लिए उसे निवेश करना पड़ेगा, एक प्लांट स्थापित करना पड़ेगा, कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ेगी। तो इस स्थिति से बचने के लिए ये कार्य क्या कर देता है, दूसरी फर्म को दे देता है, और इस फर्म ने इस पर क्या किया हुआ होता है, निवेश किया हुआ होता है, और इसका खुद का क्या होता है, प्लांट होता है। ऐसी स्थिति में यह कम लागत पर वस्तु उपलब्ध करा देती है। इसी प्रकार जो बाह्य स्रोतीकरण सेवाओं का किया जाता है, तो उसमें भी दूसरी फर्में आसानी से कम लागत पर सेवाएं उपलब्ध करवा देती है, और जो मुख्य फर्म होती है उसे किसी भी प्रकार का निवेश नहीं करना होता, उसे केवल लागत मूल्य ही चुकाना होता है। जब दूसरों से सेवाएं ग्रहण करेंगे तो उस क्षेत्र में पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं होती, वह कम लागत व उत्कृष्ट गुणवत्ता सेवाओं का लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए, यह जो फर्म है, दूसरी फर्म, यह अपने क्षेत्र में क्या थी, विशेषज्ञ थी, वह अच्छी गुणवत्ता के साथ काम करने में सक्षम थी। तो पहली फर्म को उत्कृष्ट गुणवत्ता सेवाओं का क्या है, लाभ प्राप्त हो जाता है, अतः व्यवसाय का विकास होगा, और इससे क्या होता है, व्यवसाय का विकास होता है। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, देखिए जो विकसित देश के बड़ी फर्में हैं वो क्या करती है, विकासशील देशों में जाकर वहाँ की फर्मों से काम में लेती है। तो ऐसी स्थिति में जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पर उद्यमशीलता बढ़ती है, वहाँ पर रोजगार बढ़ता है, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधरता है। वह देश जहाँ बाह्य स्रोतीकरण किया गया है उसमें उद्यमशीलता, रोजगार एवं निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है, निर्यात भी उस देश का बढ़ता है। आगे देखते हैं बच्चों, बाह्य स्रोतीकरण के सरोकार, इसे सीमाएं भी कहा जाता है कि बाह्य स्रोतीकरण की सीमाएं। पहला है गोपनीयता। देखिए बच्चों, जब हम अपने उत्पादों की सूचना अपने बाह्य स्रोतीकरण वाली फर्म को दे रहे हैं, दूसरी फर्म को दे रहे हैं, क्योंकि हमको क्या है, उत्पाद तैयार करवाना है अपनी क्वालिटी का, अपने हिसाब से उत्पाद तैयार कराना है, तो अपनी सूचना उसे देनी होगी, अपनी गोपनीय बातें उसे बतानी होगी। और यदि वह हमारी गोपनीय बातों को आउट कर दे, किसी और के पास जाकर लीक कर दे, तो उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। ये फर्म है, आज तो इसने इस फर्म के साथ क्या कर रखा है, आउटसोर्सिंग का कार्य कर रखा है दूसरी फर्म के साथ। कल को आज इन दोनों में बहुत अच्छा चल रहा है, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, और इस फर्म ने विरोधी फर्म, इसकी विरोधी फर्म से क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और इसके जितनी भी जानकारी थी वो किसे दे दी, इस फर्म को दे दी। तो यह क्या होगा, नुकसान पहुंचाने वाला कार्य होगा। बाह्य स्रोतीकरण बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचना एवं जानकारी की हिस्सेदारी पर निर्भर करता है। यह बाह्य स्रोतीकरण साझेदार गोपनीयता नहीं बरतता, वह इसे प्रतिस्पर्धियों को पहुंचा देता है, तो यह उस पक्ष के हितों को हानि पहुंचा सकता है। इससे इस पक्ष को, जो पहला पक्ष था, इसके हित को हानि पहुंच जाती है, बहुत नुकसान होता है। बाह्य स्रोतीकरण में संपूर्ण प्रक्रिया एवं उत्पाद शामिल हो, तब यह जोखिम होता है कि कहीं बाह्य स्रोतीकरण साझेदार इस जानकारी से एक प्रतिस्पर्धी व्यवसाय न प्रारंभ कर दे। यदि आपने अपने बाह्य स्रोतीकरण साझेदार को अपनी सारी जानकारियां दे दी, तो कल को ऐसा भी हो सकता है वह समान उत्पाद तैयार करके आपका प्रतिस्पर्धी बन जाए। वह मार्केट में वही उत्पाद जो आप प्रस्तुत करते हैं, उसी क्वालिटी का उत्पाद बाजार में लेकर आ जाए और आपसे कम कीमत रखे, तो आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। तो यह भी इसकी सबसे बड़ी कमी होती है। दूसरा है परिश्रम, खरीदारी। देखिए, ये जो कार्य होते हैं ये विकासशील देशों में करवाए जाते हैं, जहां पर बेरोजगारी है, जहां पर श्रम सस्ता है, जहां पर कच्चा माल सस्ता है। अब कम लागत पर उत्पादन कराने के लिए लोगों को कम मजदूरी देनी पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में उनका शोषण होता है, और एक ही एक काम जब बार बार उनसे करवाया जाता है
तो न तो उनमें विशेषज्ञता आती है, न उनमें उत्कृष्टता आती है, न ही उनकी गुणवत्ता का विकास होता है, न उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जाती। व्यावसायिक फर्में जो बाह्य स्रोतीकरण करवाती हैं, अपनी लागतें कम करने का प्रयत्न करती हैं। देखिए, वे अपनी लागत कम करने के लिए कौन से देशों में जाती हैं? विकासशील देशों में जाती है। वह मेजबान देशों की निम्न मानव संसाधन लागत का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और ऐसे देशों में जाके वो कार्य करते हैं जहां पर श्रम सस्ता होता है, मानव श्रम आसानी से उपलब्ध हो जाता है कम कीमत पर, तो उससे उनकी लागतों में कमी आती है और इसका वो फायदा उठाना चाहते हैं। अगला है नैतिक सरोकार। देखिए, कई देश ऐसे हैं जहां पर जो बच्चों से काम कराना जो है वह गैर कानूनी नहीं है। बच्चों से काम कराना क्या है? गैर कानूनी नहीं है। साथ ही कई देश ऐसे हैं जहां लैंगिक भेदभाव किया जाता है। महिला और पुरुष मजदूरों के अंदर मजदूरी के अंदर अंतर रखा जाता है। पुरुष मजदूरों को अधिक मजदूरी दी जाती है और महिला मजदूरों को कम मजदूरी दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में नैतिकता का हनन होता है। ऐसे देशों में जहां बाल श्रम गैर कानूनी नहीं है या फिर वहां कानून कमजोर है, वहां बाल मजदूरी व लिंग के आधार पर कम मजदूरी देकर काम करवाकर लागत कम करने का यह तरीका नैतिक नहीं है। वहां पर बच्चों से और महिलाओं से कम मजदूरी देकर, देखिए, महिलाओं को भी और बच्चों को भी कम मजदूरी प्रदान की जाती है, जिससे क्या होता है? इनका शोषण होता है और यह नैतिकता के खिलाफ होता है। यह कार्य नैतिक नहीं होता है। अगला बिंदु देखते हैं बच्चों, ग्रह देशों में विरोध। देखिए, कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जो मूल फर्म होती है उसके देश में विरोध उत्पन्न हो जाता है। कारण कि जब ये फर्म अपना काम किसी दूसरे देश में देगी तो यहाँ का रोजगार जो है वह कहाँ जाएगा? दूसरे देश में जाएगा। यहाँ के लोगों के लिए जो नौकरियां थी वो क्या होंगी? कम हो जाएंगी। ये नौकरियां क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। और इसका लाभ कौन सा देश उठाएगा? वह देश उठाएगा जिस देश में जहां दूसरी फर्म स्थित है। वहां पर रोजगार भी बढ़ेगा। देखिए, रोजगार भी बढ़ेगा, वहां का निर्यात भी बढ़ेगा, साथ ही साथ वहां के लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा, वहां नए नए उद्यम स्थापित होंगे। तो जो इस फर्म का मूल फर्म का देश है वहां पर इसका विरोध होना प्रारंभ हो जाता है। उत्पादन, विपणन, शोध एवं विकास और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं की संविदाएं बाहर देने पर आखिरकार जो भी बाहर जाता है वह होता है रोजगार व नौकरियां। गृह देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ने से विरोध पनप सकता है और गृह देश में जब रोजगार कम होगा, जब नौकरियां खत्म हो जाएंगी तो विरोध बहुत तेज गति से बढ़ता है। तो ये बच्चों आज हमने देखा बाह्य स्रोतीकरण के बारे में। बाह्य स्रोतीकरण के लाभ भी देखे, उसकी सीमाएं भी हमने देखी। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।